इस जिले का समस्या का समाधान कैसे हो, यहां के लोग कैसे राहत का सांस ले, इस पर चिंतन मंथन होती रही है। अब चूंकि केंद्र सरकार उपक्रम जिस तरीके से पहले हमारी आंदोलन की आवाज उनके कानों तक जाती रही है, यहां के विस्थापितों का और यहां के मजदूरों की समस्याओं को कैसे समाधान हो, आज इसका एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा है। लेकिन इसका भी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास हम निरंतर प्रयास में है। कई ऐसे चीजें उभर के सामने आई हैं कि अगर वो समस्या का समाधान शुरू से हुआ होता रहता तो शायद यहां के लोग इतने मुसीबतों में नहीं होते। और आज इसीलिए आजादी के बाद पहली बार, ये राज्य की आजादी की बात नहीं कह रहे हैं, देश की आजादी के बाद पहली बार इन खनन कंपनियों के द्वारा जो कंपनसेशन के पैसे होते हैं जमीनों के, सरकारी जमीन, रैयती जमीन, उन सभी का रैयती को तो जो भी थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिलता रहा, लेकिन सरकार की जमीन से जो कोयला निकालता था उसमें एक भी हमें मुआवजा नहीं मिलता था। और आज जब हमने उसकी गणना की तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया राज्य सरकार का केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। अगर वो पैसा हमें प्राप्त होता तो शायद आज यहां के विस्थापितों के लिए बेहतर आवास, बेहतर सड़क, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती। यहां पर जो बेरोजगारी का दंश और गरीबी की दंश जो लोग झेल रहे हैं, वो इस क्षेत्र के लोग तो कम से कम नहीं झेलते। झारखंड को लोग सबसे पिछड़ा राज्य कहता है, लेकिन दूसरे तरफ से लोग इसको सोने का चिड़िया भी बोलता है। बड़ा अजीब बात है, इधर गरीब भी राज है और सोने का चिड़िया भी नाम है। ये कैसा न्याय है, कैसा लोग बात करते हैं। और वास्तव में वो इसलिए ऐसा है कि खनिज संपदा के रूप में तो हम पूरे देश में जाने जाते हैं। हमारे पास जितनी खनिज संपदाएं हैं, इस देश में किसी राज्य के पास इतनी खनिज संपदाएं नहीं। सिर्फ कोयला नहीं, अनेकों प्रकार के खनिज संपदा है हमारे इस राज्य में। और मूलतः बड़े बड़े जो मुख्य खनिज संपदाएं हैं, वो सभी खनिज संपदाएं भारत सरकार उपक्रम खनन करती है। और कहीं ना कहीं पूर्व में ये बात आकलन करने में लोगों में कमी रही होगी कि आखिर जो लोग विस्थापित होंगे, जो अपने खेती बाड़ी घर द्वार से बेघर होंगे, उनका आने वाला भविष्य क्या होगा, उनका पीढ़ियों का क्या होगा, इस पर चिंताएं नहीं हुई। आज 100 वर्षों भी बीत गए, लेकिन आज कोयला कंपनी ने एक भी
खदान पूरा खनन करके रिफिल करके राज्य सरकार को वापस नहीं किया। अगर वो खदान वापस हो चुका होता तो आज वो खदान का जो मूल रैयत है उसको हम लोग वापस कर देते। लेकिन आज समस्या ज्यों का त्यों। लेकिन इसे बीच सरकार का यह प्रयास रहा है कि कैसे हम यहां के लोगों के और उनके तकलीफों को हम कम कर पाए। आज इस बीच जो हम लोगों ने सरकार बनने के बाद समस्याएं झेली है वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार बनते ही कोरोना का दंश हम लोगों ने झेला। लगभग 2 साल हम लोग संक्रमण में घिरे रहे और कोरोना एक ऐसा महामारी दुनिया में आया जिसको सभी लोगों को प्रभावित कर गया और उसका जीता जगता आज हमारा इंद्रजीत माता जी की धर्मपत्नी यहां मंच पे बैठी हैं। इनको एहसास, इनको भी मालूम है, ये आज भी उस दंश का दर्द झेल रही हैं कि आज हमारे विधायक जी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाए हैं। कई ऐसे विधायक जगन्नाथ महतो जी जिंदा किसी तरीके से बचे। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना में ग्रामीणों को, गांव के लोगों को सेवा करते करते अपनी जान दे दी। अनेकों हमारे स्वास्थ्य कर्मी मारे गए। ऐसा वो महामारी था और अभी विगत साल भर भी नहीं हुए जब हम लोगों ने राज्य को सामान्य जीवन की ओर ले जाने का प्रयास किया है और जो हम लोगों ने विकास की गतियां दी है वो भी मुझे लगता है इस 20 साल के अलग राज होने के बाद की एक लंबी और गाढ़ी लकीरें हम लोगों ने खींची है। ये आप इस परिसर में अब दुनिया भर के होर्डिंग पोस्टर आप देख रहे हैं। ये होर्डिंग पोस्टर सिर्फ फोटो छापने के लिए नहीं, उसमें आप सब लोगों के लिए योजनाएं हैं। उन योजनाओं को पढ़िए और समझिए आज सरकार किस तरीके से आपके लिए हाथ फैला करके खड़ी है। आपको कौन सा रोजगार चाहिए? हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने के लिए भी अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। 32 साल में पहली बार इस सरकार ने 100 के लगभग कृषि पदाधिकारियों का नियुक्त किया है। पहले कभी नहीं हुआ। आज कृषि में नई नई तकनीकें आ गई, लेकिन किसानों को बताएगा कौन? बताने वाला मिशनरी नहीं, पदाधिकारी नहीं, सिस्टम नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कम पानी में बेहतर फसल कैसे होगा?